हाँ जी, देखिए, जो हम हमारी यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, मतलब कि हम यहाँ पे चार्जेस को कैसे पढ़ते हैं, रेस्ट पे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एंड अगर हम नाम पूछे, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ओके। एंड यहाँ पे हमारे दो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। यस। ओके। अब जो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस मैंने आपको बताया था, समथिंग दैट possessed by material objects, है ना। एंड इट इज पॉसिबल फॉर देम टू exert एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसको exert कर सके और उनके साथ रिस्पॉन्ड कर सके। कितने टाइप के होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस प्ले में आ रहे हैं तो क्या होता है उस टाइम पे? रिपल्शन। हाँ। और रिपल्शन। यही, हाँ जी, और यही अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले रही हूँ तो क्या आएगा? अट्रैक्शन। वेरी गुड। ठीक है। अब जो चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट पे हैं तो वो क्या पोजेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर वही चार्जेस मेरे मोशन में है, मोशन कौन सा, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें आपका जो है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी वगैरह या स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, उस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं वो। और एक्सेलरेटेड क्या होता है, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ स्पीड चेंज होती रहेगी। तो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपकी चार यूनिट्स है ना, पहली, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सेकंड आपकी जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है। एंड जो फोर्थ जो होगी वो तो आपकी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट्स वगैरह है। लेकिन जो उससे नेक्स्ट है ईएम वेव्स, तो उसमें ये जो आपका है ना, ऑलमोस्ट हम सारी बात चार्जेस की करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो पांच से हमारी छह यूनिट्स हैं इसमें सारी की सारी बात हमारी किसकी होगी, चार्जेस की ही, ठीक है। कभी हम चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ रहे हैं, कभी मोशन में पढ़ रहे हैं, और कभी एक्सेलरेटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ओके। अब अगर मैं दो टाइप के चार्जेस पूछूं तो दो टाइप के चार्जेस कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एंड, चार्ज। हाँ, दो टाइप के हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब मेरे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। एंड अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले रही हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर, मतलब हम ये क्यों ले रहे हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही गेन और लॉस हो रहा है, कोई बता सकता है? प्रोटॉन्स मुझे दे नहीं सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, और वहीं प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, दो टाइप्स की। हमने क्या क्या एग्जांपल लिया था, ग्लास रोड का एंड सिल्क क्लोथ का, और एक इबोनाइट रोड और कैटफर का, राइट। तो अगर ग्लास रोड्स दो हैं जो मैंने सिल्क क्लोथ से रब की हैं, तो वो क्या शो करेंगी, रिपल्शन शो करेंगी। और दो इबोनाइट रोड्स जिनको मैंने क्या किया है, रब किया है कैट फर से, वो भी रिपल्शन शो करेगी। लेकिन ग्लास रोड और इबोनाइट रोड ये दोनों क्या शो करेंगी, अट्रैक्शन। ओके, क्लियर है इतना? यस मैम। जल्दी बताओ, ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा? अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा सकती हूँ पूरा, कोई जल्दी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही है अभी। एनीवन? नो मैम। नो मैम। आर्या, दृष्टि, रियान, पक्का? कोई प्रॉब्लम तो यस यस। नहीं है मैम। ना? नो ठीक है। मैम। ओके। अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्या क्या अच्छा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ तुम्हें। प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। प्लस कब आएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रोटॉन्स के लिए। प्रोटॉन्स के विद साथ प्लस है। प्रोटॉन्स। नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
Yes, अब ma'am. मेरा अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या चार्ज आएगा, मतलब क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। -1. -1. लॉस हो रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन का। Positive sign. पॉजिटिव। हाँ, और अगर मेरा गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का? नेगेटिव। Negative sign. नेगेटिव। वेरी गुड। अब हमारी एक प्रॉपर्टी कौन सी आती है नेक्स्ट? हाँ, प्रॉपर्टीज में एक तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एडिटिविटी क्या कहती है कि एक क्लोज सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनको हम एल्जेब्रिकली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। क्वांटाइजेशन क्या कहती है कि जो हमारा चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। गेन और लॉस के लिए मैंने बता ही दिया, अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? हम्म। Ma'am, in a vacuum, the charge will चार्ज not सेम lose. रहता है। Yes, ma'am. एक बोलो। Ma'am, in a वैक्यूम। vacuum, the charge will not lose and remain same throughout. ओके। आर्या? इट कैन नॉट बी एडेड लाइक वैक्यूम में। एंड जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 6 है तो फिर भी 11 होगा। एंड अगर 4 और 7 है तो भी 11 ही होगा। लाइक ओके, ऐड नहीं कर सकते चार्ज। ठीक है। और वृष्टि? जैसे कि अगर वैक्यूम के अंदर है तो जो चार्जेस हैं वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, मतलब बाहर के चार्जेस अंदर में, अंदर वाले में ऐड नहीं हो सकते, वो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। एक, तीनों बोलना कुछ और चाह रहे हो, बोल कुछ और रहे हो। वैक्यूम क्या होती है? एयर होता है, ठीक है। एक फ्री स्पेस होता है वैक्यूम। ओके। कंजर्वेशन क्या कहता है कि एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें जो आपका टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कभी भी वो ना क्रिएट होगा, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। आइसोलेटेड बॉडी में कोई भी आपका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, आप सिर्फ उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है Yes, फिफ्थ ma'am. प्रॉपर्टी की, जो कि हमारी इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट? नहीं स्पीड यार। के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरी गुड। स्पीड डिपेंड के ऑन साथ, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, और मास पे? होता है। होता हाँ। है। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने मतलब डेमो बहुत अच्छे से ले रखा है। मोस्ट प्रोबेबली आप सबके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आपको हर क्लास लेनी है, ठीक है। अच्छा, वृष्टि आपने आई गेस एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला है ना? यस मैम। हम्म। रेयान और आर्या ने कर लिया था। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आता है, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? Q इज इक्वल्स टू एन ई, एनी। है Any. ना? जिसमें आपको एन की वैल्यू निकालनी है। अगर वो डेसिमल में है तो वो पॉसिबल होगा, नो। No, ma'am. और अगर वो फ्रैक्शन में है तो, No, ma'am. नो मैम। और अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है तो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तीनों, जल्दी से।
6.81. बाकी दोनों भी करो, आर्या एंड दृष्टि। हुआ या करवाऊं? दृष्टि, आर्या। 4.56 आ रहा है सेकेंड का। ठीक है। दृष्टि, नहीं हुआ? नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि आपके पास ना दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक है आपका थ्री कूलर, हाँ, 3 - 3 न्यू सी, एंड एक है 0.44 न्यू सी। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो आप ए से बी में ट्रांसफर कर सकते हैं? ठीक है, अब मुझे अगर ट्रांसफर करना है तो देखो, इन दोनों को इक्वल बनाना है सबसे पहले तो मुझे। तो चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ बी के इक्वल रख दूं मैं? बताओ, रख दिया? मैम। उसके बाद Yes, ma'am. ए बॉडी पे मेरा कितना चार्ज है? -3.00। अब मैं ए से बी में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो अगर ए से बी में ट्रांसफर कर रही हूँ तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो प्लस एन ई। ठीक है। और यहाँ पे -0.44, माइनस एन ई। यहाँ पे क्यों हुआ माइनस? क्योंकि यहाँ पे गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। अब ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब प्लस एन ई है यहाँ पे, इस साइड लेके जाऊंगी तो ये भी प्लस एन ई बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास? -0.44। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? माइनस में है 3, तो इधर जाके प्लस में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो Yes, इसको। ma'am. और रेहान, आपने क्या आंसर बोला था इसका? 6.81 बोला था, डिवाइड कर दिया था गलती से। ठीक है कि यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? चार्जेस के रिस्पेक्ट में। जो हमारा फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आपका चार्जेस के। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक आइडिया आपको क्लियर है? और कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है अब? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या है? Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू। ठीक है। The force of interaction is directly proportional to the square of this, sorry, proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between them। ठीक है भाई?
अच्छा, अब हमने क्या किया था उसमें, जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे थे, तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया था। वहां पे हमारे पास जी एक कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट। Okay. हाँ, के। और यहाँ पे के क्या है आपका, के को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, समझ आया। Yes, ये ma'am. हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये आप याद रखोगे कि के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग दी चार्जेस। मतलब जो नेचर है, जो मीडियम, मतलब नेचर ऑफ मीडियम जो कि उसको सेपरेट कर रहा है, मतलब कि क्या वो ग्लास है, रबड़ है, ठीक है, या फिर कोई फ्री स्पेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है, समझ आया इतना। अच्छा, Yes, ma'am. अब हम एक बार इस फोर्स की यूनिट्स निकालें। क्या होगी इस फोर्स की यूनिट, के एक कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगी। जो हमारा यहाँ पे चार्जेस है, इसकी क्या यूनिट होगी, कूलम स्क्वायर। और जो हमारा रेडियस है उसमें हम क्या लेंगे, मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई के की यूनिट पूछे तो क्या होगी वो, बताओ। Newton meter square by Coulomb square. न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं के की वैल्यू भी बता देती हूँ। के की वैल्यू आपकी क्या होगी पूरी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये याद रखना है। ओके, समझ आया। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे बात करें तो जो हमारा यहाँ पे के होता है, देखो वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल है इसको मैं क्या बोलती हूँ, एप्सिलॉन। तीनों प्रोनाउंस करके दिखाओ जल्दी। Epsilon. एप्सिलॉन। हम्म, और ये, साइलेंट। हाँ, क्या बोलोगे, एप्सिलॉन। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे नॉट लिख दिया तो ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, और अगर मैं खाली एप्सिलॉन लिख रही हूँ तो ये क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ आया। Yes, यस यस ma'am. मैम। मैम। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, आपकी यूनिट्स होंगी। यूनिट्स, अब आपको एक बार इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स का। हमने पूरा फॉर्मूला बनाया क्या, कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे Yes, कोई ma'am. एप्सिलॉन की यूनिट्स पूछ ले तो एप्सिलॉन की यूनिट्स क्या होगी, फोर्स इसकी जगह नीचे आ जाएगा, है ना, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1/में न्यूटन, है ना, 4 पाई कांस्टेंट है, क्यू का स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और आर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। क्लियर यहाँ तक। Yes, ma'am. ठीक, यस मैम। और अगर एप्सिलॉन की डायमेंशंस पूछे तो डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, जो आपकी कूलम है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, ए
ठीक है, ए टी, एम्पियर इंटू में टाइम, एम्पियर इंटू में टाइम। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्या है, फोर्स न्यूटन के लिए ml t-2, और जो ये आपका रेडियस है एल स्क्वायर हो जाएगा। इसके डायमेंशन आपको याद रखना है, m-1, l-3, t⁴ a का स्क्वायर। ठीक है, Yes. अब आपसे कोई एप्सिलॉन की वैल्यू पूछे एग्जैक्ट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है, के की वैल्यू याद रखनी है। तो अभी सारे एक बार अपनी क्या करेंगे, लिख के देखेंगे ये वाली डेरिवेशन। ठीक है, चलो नोटबुक्स में नोट डाउन करो।
लिखी सबने? यस मैम। यस मैम। समझ आई? कोई डाउट इस डेरिवेशन में? नो मैम। पता? चल, अब हम इसकी एक वेक्टर फॉर्म देखें। एक मिनट दो, नंबर 4 से पहले करते हैं। देखो, अब हमें करना है वेक्टर फॉर्म इसका और कूलम्ब्स का। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ जाती हैं? बाहर की तरफ। कहाँ जाएंगी भाई? बाहर की तरफ जाएंगी। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी अंदर की तरफ जाएंगी। ओके, वो बताऊंगी सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाएगी, बाहर की तरफ जाएंगी आपकी फील्ड लाइंस, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो वो अंदर की साइड आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आई तीनों यस को? मैम। यस ओके, मैम। चल, अब मैं सपोज करती हूँ, अब आपने 2D फॉर्म देख रखी होगी, है ना? 3 डायमेंशनल फॉर्म देखी होगी, 2 डायमेंशनल फॉर्म देखी होगी। तो हमारी एक 3D फॉर्म है। सॉरी, देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, XYZ कोऑर्डिनेट्स रखे। जहाँ पे ये Y है, ये X कोऑर्डिनेट है, ये Z कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे आपका एक Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज रखा है। ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन। ओरिजिन। यहाँ से Q1 को अटैच कर दो और Q2 को कर दो, और ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा? R1। R1 डिस्टेंस है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऊपर वेक्टर का मार्क लगा देंगे। R2 है तो R वेक्टर। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जा रही हूँ, यहाँ पे अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? R12। ओके, अब अगर मैं R1 से 2 पे जा रही हूँ तो वो क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। और यहीं अगर मैं 2 से 1 पे जा रही हूँ तो वो क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। ठीक है, समझ आया? यस यस मैम। मैम। R1 क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूं, ये दोनों ए बी मान लूं, तो यहाँ पे ये ओ ए होगा। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ये मेरा ओ बी वेक्टर होगा, ये मेरा कौन सा वेक्टर होगा? ए बी वेक्टर, और ये बी ए वेक्टर। क्लियर हुआ? इतना 11th में पढ़ा था मोशन एंड प्लेन वाले चैप्टर में। यस मैम। यस मैम। ठीक, अभी देखते हैं आगे। एक होता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मेरे पास R12 है, वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? या तो R12 वेक्टर का मॉड्यूलस ले लिया,
या फिर उसको सिंपली R12 लिख दिया। और अगर R21 वेक्टर है तो या तो उसका मॉड्यूलस ले लिया वेक्टर का, या फिर उसको R21 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक वैल्यू होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ यूनिट्स के साथ होता है वो, यूनिट के साथ हो या फिर यूनिट लेस हो। क्लियर इतना? अच्छा, अब जैसे जो वेक्टर है, ठीक है, वो स्पेसिफाई किया जाता है एक यूनिट वेक्टर के साथ। तो R12 का जो कैप होगा ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगी कैसे, किसके इक्वल होगा ये, R12 वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ 12। ठीक है, और R12, सॉरी, R21 लिखना है, तो वो आप बताओ मुझे कैसे लिखोगे R21 का कैप। R21 vector by R21. वेक्टर बाय में 21। ठीक है, इसमें सब इतना। अच्छा, अब ना मेरे एक बार डायग्राम पे आते हैं। देखो, अब ये दोनों मेरे क्या है, चार्जेस हैं। अब इनके ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी, है ना। अब सपोज किया ये दोनों मेरे पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो दोनों की फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर या अंदर। बाहर। हाँ, तो F21, जो फोर्स आपके 2 के ऊपर लग रही है 1 की वजह से, ठीक है, और इस साइड क्या लगेगी, F12 वेक्टर, जो किसकी वजह से लगेगी, सेकेंड चार्ज की वजह से लगेगी फर्स्ट चार्ज के ऊपर। ठीक है, 12। क्लियर? इसमें यहाँ पे F12 वेक्टर क्या होगी, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, एंड F21 क्या होगी, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, अगर मुझे F21 के ऊपर निकालना है तो सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो के की वैल्यू थी, चार्जेस का प्रोडक्ट। अब डिस्टेंस कौन सा लोगे, ए से बी वाला या बी से ए वाला, सेकंड के ऊपर लग रही है फर्स्ट की वजह से, तो ए से बी जाओगे या फिर बी से ए पे आओगे। B से ए से बी, क्योंकि सेकंड के ऊपर लगा रहे हो आप फर्स्ट की वजह से। क्या बोला था, F12 F21 कहाँ पे है, सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से। ठीक है, और अगर मैं F12 लिख रही हूँ तो फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे आपका ए बी आएगा। क्या आएगा, ए बी, जो कि R12 का स्क्वायर है। ठीक है, और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर? यस यस मैम। मैम। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूंगी तो क्या आएगा यहाँ पे, आर जो 12 है, ठीक है, इसका क्यूब, और R12 यूनिट वेक्टर को मैंने खोल दिया, किसके इक्वल होगा, R12 वेक्टर बाय में R12। ओके, तो ये R12 जो है ये साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो क्यूब आ गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, इनटू में R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ठीक है, समझ आया इनका यस मैम। मैग्नीट्यूड। अब मुझे F12 आप लोग लिख के दिखाओगे जल्दी से।
हम ऊपर R12 वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करा था? क्या? ऊपर R12 वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करा था? R12 का कैप डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। ओके मैम। और फिर हमने यूनिट वेक्टर को खोल दिया, R12 का मैग्नीट्यूड बाय मतलब वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड। ठीक है। यस मैम। न्यूमरेटर में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा। क्या बोल रहे हो? न्यूमरेटर में R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा। नहीं। And by 4 pi epsilon into Q1 by Q2 by mod of R1 vector minus R2 vector का cube into हम्म। R1 vector minus R2 vector. वेरी गुड, बिल्कुल सही। समझ आई ये चीज? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक। अब इसका लास्ट पॉइंट है कि अगर आपका Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो या तो दोनों चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है, या फिर दोनों चार्जेस आपके क्या हैं, नेगेटिव है। ठीक है, समझ आया? Yes, यस ma'am. मैम। इसमें क्या होगा, लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, रिपल्शन। और अगर मेरा Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, तो एक चार्ज दोनों में से नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। और यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। ठीक है। ओके मैम। और ये जो आपका F12 है वो नेगेटिव होगा F21 का। ठीक है। इसमें क्या है, जो चार्जेस हैं वो इक्वल है ना, पॉजिटिव है। ठीक है, फोर्स की वजह से। समझ आया? कूलम्स लॉ किसके अकॉर्डिंग्स में है, यहाँ से आपको समझ आ रहा है? न्यूटन, Yes, ma'am. थर्ड लॉ। है ना, एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अभी कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कूलम्स जो लॉ है आपका यूनिवर्सल है, ये रिकॉर्डिंग में से आप नोट्स बना लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। कूलम्स लॉ कैसा है, यूनिवर्सल है। जो फोर्स है बाइंड कर देता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एक एटम फॉर्म करने के लिए। ठीक है। और सेम लॉ हम किसके ऊपर लगाते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस की। ये रहने दो, बस इतना याद रखो, कूलम्स लॉ आपका क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है। और ये फोर्सेस क्या है, बाइंड कर देती है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। ठीक है। अब Yes, बात ma'am. करते हैं कूलम्स लॉ जो है
वो वेरीफाई किया जाता है ओवर डिस्टेंसेस, जो कि रेंज करेंगे कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो कूलम्स लॉ है कहाँ तक वेरी करेगा, अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर तक। ठीक है, न्यूक्लियर डायमेंशन से माइक्रोस्कोपिक तक, मतलब कि ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस तक के लिए। ठीक है, सिर्फ बड़ी जो आपकी वो होती हैं, जैसे मासेस होते हैं है ना बड़े बड़े, उनको, उनके साथ साथ वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बताओ, पॉइंट चार्जेस के ऊपर भी। ठीक है, दो पॉइंट्स बताए कि कूलम्स लॉ आपका यूनिवर्सल है, सेकंड ये लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। न्यूटन्स लॉ जैसे आपका ज्यादा चार्जेस के, मतलब जो बड़े चार्जेस मासेस वाली बॉडीज है उनके लिए भी एप्लीकेबल है ना, चार्ज बोल रही हूँ बार बार। लेकिन जो आपका ये कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, जो कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दो चार्जेस के बीच में वो कॉरेस्पॉन्ड किससे करता है, न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन मासेस, मतलब सिमिलर सा है ना उससे। ये बात समझ आई। Yes, ma'am. देखो, वापस बता दो। ये जो कूलम्स लॉ है ये सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से। ठीक है, जो यस न्यूटन मैम। ग्रेविटेशन से उससे वो है। और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की, कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपकी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ पे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्जेस का, वो ऑबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं किया जाएगा बाय प्रेजेंस ऑफ या फिर एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, मतलब अगर कोई चार्ज या क्या बोलते हैं आपका एब्सेंट है या प्रेजेंट है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, मैम आप बोर्ड पे कुछ लिख रही है क्या? नहीं नहीं, बोर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखा, ये मैं आपको एज इट इज पिक्चर भेज दूंगी, ये वाला जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, बस इनके बारे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ताकि अगर एक आधा जैसे न्यूमेरिकल वो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस की फॉर्म में ये वाली चीजें मैं आपको करवा दूंगी। मैम Yes, ma'am. फोर्थ पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, हम फॉलोज विच लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये मैं एज इट इज आपको पिक्चर भेज देती हूँ बुक में से। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्वेश्चंस में से करवा दूंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चंस की फॉर्म में ये वाला टॉपिक करवा दिया जाएगा। Ma'am. अब अपना होमवर्क सुन लो कि आपको क्या है, ये वाले जो क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन लिखवाई है वेक्टर फॉर्म की और जो नॉर्मल फॉर्म है दोनों करके आनी है, लिख के देखनी है, ये मुझे भेजोगे आप लोग। सेकेंडली जो डाउट्स आज चार्ट लिए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ओके मैम। कोई डाउट, और नहीं। क्लास से पहले सबका आ जाना चाहिए।